आदाब, मैं मीनाक्षी शौरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन की। जी हाँ, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज पर बेस्ड दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े जश्न यानी लोकसभा इलेक्शंस 2024 की तैयारियां अपने पूरे शबाब पर हैं। डेमोक्रेसी के हमारे इस जश्न पर दुनिया भर की भी निगाहें टिकी हुई हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक 2024 जनरल इलेक्शन में तकरीबन 98.8 करोड़ वोटर्स हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें से 49.7 करोड़ मर्द और 47.1 करोड़ औरत हैं जो कि अपने वोट को कास्ट करेंगे। खास बात यह है कि यंग वोटर्स की भी काफ़ी तादाद है जो कि इस बार वोट करने वाले हैं। लेकिन हमारे समझने वाली बात यह है कि एक वोटर के तौर पर डेमोक्रेसी के इस बड़े जश्न में हमारी यानी कि जो नागरिक की जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन हमें क्या ऑफर कर रहा है और हमसे हमारे इलेक्शन कमीशन को एक वोटर के तौर पर उम्मीद क्या है। इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमने 2 खास मेहमानों को इन्वाइट किया है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर और DMIAS ईशा खोसला जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। और न्यू दिल्ली की ही SDM अनुपमा चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। तो आप दोनों से ही हम बातचीत करते हैं और क्योंकि हम ईशा खोसला जी आपसे शुरुआत करते हैं। हम अब इलेक्शंस में जा रहे हैं। एक तरीके से आप देखें तो इलेक्शन की जो भी गहमा गहमियाँ रहती हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं इलेक्शन को लेकर, ख़ास तौर से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तरफ से करती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप किस तरीके से बताएंगी? विशेष तौर पर दिल्ली में आप जिस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं वो ले रही हैं इलेक्शंस को लेकर, वो क्या क्या हैं? सबसे जैसा आपने बताया कि जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव की, एक सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए बहुत तैयारी लगती है। हम लोग नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग तक की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हमारा जो इस बार का फोकस है कि हमारे युवा जो हैं और जो हमारे मतदाता हैं वो आकर वोट करें और हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़े। इसके लिए बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जा रहा है हमारे BLOs द्वारा कि जितने हमारे मतदाता हैं उनका नाम सूची में है, और मतदाता को भी अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम सूची में है, ताकि जब आप वोट करने जाएं तो आपका नाम वहां पर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हो और कुछ ऐसा ना हो कि आपका नाम पोलिंग स्टेशन में किसी वजह से नहीं है, जो कई बार हमें देखने को मिलता है कि अचानक से मालूम पड़ता है। तो हमें आज ही चेक कर लेना है कि क्या हमारा नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। ओके, अनुपमा जी आप थोड़ा सा इसको डिटेल में हमको बता दीजिए कि हाउ दे कैन गो, वेयर दे कैन चेक, कहाँ वो चेक करें कि उनका, जैसे बहुत जो पुराने वोटर्स हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए वोटर्स हैं जिनको लेकर एक तरीके से बहुत कंसर्न भी दिखाया जा रहा है, हाउ दे कैन चेक, वेयर दे कैन चेक? सो बेसिकली एक तो हमारे वोटर सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे इलेक्टोरल रोल की कॉपी होती है, वहाँ पर वे अपना नाम चेक कर सकते हैं। अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर जो है, जो उन्हीं की एरिया में होता है, उनसे कांटेक्ट करके चेक कर सकते हैं, वो भी रोल में चेक करके उनको बता सकते हैं। एंड मोर देन दैट द ईजीएस्ट वे इज़ कि वोटर हेल्पलाइन ऐप, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर ले। उसमें वह अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने फादर का नेम डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सर्च करके आपको बता देता है कि आपका किस पोलिंग स्टेशन में नाम है। तो किसी वजह से अगर उनको लगता है कि उनका नाम नहीं आ रहा, सो देन उनको फॉर्म 6 भरकर मतलब उसके बारे में पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा नाम, क्या डिलीट हो गया है या एब्सेंटी वोटर में है। तो फिर उसमें उनको अपना नेक्स्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, इस वजह से क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो मिक्स पॉपुलेशन है, अदर स्टेट से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो या उनको कुछ इंश्योर करना हो या एड ऑन कुछ करवाना हो, तो वो उसके लिए क्या क्या आपकी तरफ से ऑफर किया जा रहा है वोटर्स को? जैसा कि अभी आपने बताया मीनाक्षी जी कि यहाँ पे दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, तो अगर कोई दूसरे राज्य से यहाँ पर आ गया है और यहाँ का रेसिडेंट बन गया है तो उसको यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना है। उसके लिए उन्हें फॉर्म 8 भरना होगा। तो वो अपना फॉर्म 8 भर के वहाँ का जो वोटर आईडी है वहाँ डिलीट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। यहाँ पे उनका नाम ऐड हो जाएगा और वहाँ के लिए ऑटोमेटिक डिलीशन के लिए चला जाएगा। फॉर्म 8 भर के वो अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं।
साथ ही साथ जो लोग हैं, जो कुछ लोग कभी यहाँ रहते हैं, कभी किसी और राज्य में चले जाते हैं, उनको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि कहीं उनका नाम एब्सेंटी वोटर में तो नहीं चला गया, और अगर चला गया है तो उनको फिर से अपना नाम ऐड करवाना रहेगा। और ये अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है दिल्ली का वो शुरू हो रहा है 29 अप्रैल से। उससे पहले तक वो 10 दिन पहले तक अपना नाम ऐड भी करवा सकते हैं, या माइग्रेट अगर उन्हें करवाना है दूसरे किसी राज्य से तो उसे माइग्रेट भी करवा सकते हैं। तो ये मैम जो मैं आपसे जानना चाहूँगी अनुपमा जी कि ये फिज़िकली जाकर ज़्यादा अच्छा रहता है, या क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और क्योंकि वहाँ पर एक्सेस इजी है और शायद वो जो एक हैसल फ्री जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे लिए हो जाती है एक सुविधा एक तरह की, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे? मुझे तो लगता है कि इसको अगर हम ऑनलाइन कर सके, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, NVSP का पोर्टल है ECI का, तो इसका बिल्कुल हमारे को प्रयोग करना चाहिए, एंड ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर जो भी चेंजेस है वो वहाँ पर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद BLO उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, एंड फिर हम उनको मिल जाएंगे, तो हमारी जो भी त्रुटियां हैं या वट एवर चेंजेस आर देयर तो वो उसको ठीक कर देंगे। ओके ये एक तरह की ईशा जी ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम देखते हैं कि हर बार इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो इनिशिएट करता है, और जो बाकी जो सिस्टम है उसके साथ में कोलैबोरेट करके जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि बेहतर ढंग से इलेक्शन जो है ना सिर्फ वो हो, बल्कि जो एक तरह से इंश्योर करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो बाहर आएँ और अपना जो उनका वोट का अधिकार है उसका वो इस्तेमाल करें। तो ये जो फेजेस वाइज करते हैं हम इसको, या फिर किस तरीके से हम एक तरह से वो डिज़ाइनिंग करते हैं कि ये एसेंशियल है, इसको इस बार हमें ऐड ऑन ज़रूर करना चाहिए, वो क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे करते हैं उसको? इसमें मीनाक्षी, जैसे हम इंश्योर करते हैं कि हम पूरे साल वोटिंग में तो हमारा वोटर लिस्ट में अपडेशन होते रहते हैं, साथ ही साथ स्पेशल समरी रिवीजन होता है हर साल 3 महीने के लिए अनाउंस, जो 1 जनवरी, जैसे अभी का कट ऑफ डेट था 1 जनवरी 2024 तक, हमारा समरी रिवीजन अक्टूबर में शुरू हो गया था। सितंबर अक्टूबर से हमारी समरी रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके अंदर हम अपने रोल को अपडेट करते रहते हैं। साथ ही साथ हम फोकस करते हैं कि हमारे जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं वो ऐड हो, तो उनके लिए हम स्पेशल मुहिम चलाते हैं, उनके पास रीच आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाएं। साथ ही साथ जेंडर रेशो को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे जेंडर रेशो जिस एरिया की कम है हमारे रोल में, हम वहाँ पे महिलाओं का इनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए मुहिम चलाते हैं, महिलाओं के पास जाके उनमें जागरूकता का अभियान चलाते हैं ताकि वो अपने आप को वोटिंग लिस्ट में इनरोल कराएं। साथ ही साथ हमारा फोकस रहता है युवाओं को, कि जो भी हमारा 18 साल का युवा हो गया है वो अपना नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड करवाए। ओके, एक चीज़ और इसी से जुड़ी हुई जो मैं आप ही से जानना चाहती हूँ मैम, वो ये है कि वोटर लिस्ट एक हिस्सा है, अगर हम इस चुनावी पूरी जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करें, और कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनिशिएट किए जाते हैं और फिर उसको एक तरीके से डिसेमिनेट किया जाता है सब जगह पर कि ये चीज़ें हैं जो हमको इंश्योर करनी है अपार्ट फ्रॉम वोटर लिस्ट? अपार्ट फ्रॉम वोटर लिस्ट इंश्योर किया जाता है कि लोग आकर अब वोट दें। उसके लिए बहुत सारी स्वीप एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हमारा जो युवा है, इनफैक्ट हमारे जो बुजुर्ग लोग भी सोशल मीडिया बहुत देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे हम लोग कैंपेन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाते हैं, और अभी हमारे जो बूथ लेवल ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिवेट कर देते हैं, जो जाके वहाँ पर हमारा जो BLO है वहाँ पे लोगों को समझाता है कि कब वोटिंग है, कब उनको वोटिंग करने आना है और वोटिंग करना कितना आवश्यक है और उनको अपना यह अधिकार यूज़ करना चाहिए। तो लिस्ट में नाम होने के साथ साथ हमें ये इंश्योर करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं कि वो लोग आकर वोट करें। जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ अनुपमा जी कि इस प्रक्रिया में जैसे स्कूल तो हैं, शायद उनको तो हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर शायद NSS के साथ या जो बाकी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर ईजी रहता है, और या फिर अगर हम एजुकेशन सेक्टर के साथ मिलकर करते हैं, या अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग ऑल्सो हम जो अवेयरनेस कैंपेन है उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एडिशनली? वो स्कूल कॉलेजेस तो मैं आपसे जानना ही चाहती हूँ, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या करते हैं? मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगी कि स्कूल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बिकॉज वहाँ पर इनकी जो नींव होती है उसके अंदर दे अंडरस्टैंड अबाउट पॉलिटिक्स, और वो समझते हैं कि उनका जो सा अधिकार है ये बहुत ही ज़रूरी है और उसका वो प्रयोग कर सकते हैं।
तो स्कूल से ही हमारा जो बेस लर्निंग है वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में। एंड कॉलेजेस में जाके फिर वो अपना डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेज में भी इलेक्शंस होते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, समझ आता है उनको कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारी स्टेट के लिए क्या अच्छा है, तो उसके अंदर भी वो अपना पॉलिटिकल योगदान देते हैं। तो इसमें एनएसएस एक्टिविटीज़ में जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी नेशनल सर्विस के अंदर होते हैं, तो वो अपना योगदान देते हैं इलेक्शन कमीशन के, हमारे सीओ दिल्ली के साथ, हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो वह जोन सा है सबकी अवेयरनेस कराते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं एंड वो अपने वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो है वो भी इलेक्शन कमीशन की एक इट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब सब स्कूल्स में स्टार्ट किया। एंड फिर उसके बाद कॉलेजेस में भी है, तो कॉलेजेस में भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वहाँ पर स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से वहाँ पर हम साल में एक बार कोशिश करते हैं कि कुछ कॉलेजेस में हम कुछ फंक्शन कर सकें। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो ड्रामेटिक सोसाइटी के बच्चे हैं, तो वो लोग बाहर निकल के उनका बाहर उभर कर आता है कि उनके क्या न्यू आइडियाज़ हैं। एंड इंडिया जो सा इट इज़ अ यंग नेशन, सो द यूथ दे कैन रियली चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिकॉज जो भी यंग हैं उनके बहुत ब्राइट आइडियाज़ होते हैं, तो इसलिए उनका रोल बहुत ही अहम है। राइट। ईशा जी, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो एक तरह का सेंस ऑफ ऑनरशिप हमारे पास आता है कि यस वी आर द वन जिन्होंने इलेक्ट किया, हमारे एक एक वोट की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो इस तरह का प्राइड जगाना लोगों में, ख़ास तौर से यंगस्टर्स में, तो उनको मोटिवेट करने के लिए जो कैंपेन्स आप चलाते हैं जिनका कि हम बात कर रहे हैं, तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? उसमें हम सबसे पहले ये ख्याल रखते हैं कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको ये जागरूक कराना, कई बार हम उसमें डिबेट्स सबसे पहले कई बार करवाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि उनके मन में क्या है, क्या उनके मन में है कि हमें वोट क्यों करना चाहिए या क्यों वोट नहीं करना चाहिए। तो डिबेट्स के माध्यम से वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं और एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो सबसे पहले उनका एक मानसिक हमें जानना रहता है कि उनका एक्चुअली में माइंड में क्या है कि क्यों हमें वोट करना चाहिए और क्यों वोट नहीं करना चाहिए। फिर साथ ही साथ युवा पीढ़ी के साथ सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात यह है कि जैसा कि अनुपमा जी ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रहती है, तो फिर हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो अपनी ऐसी इनोवेशन से लोगों को भी जागरूक करें और अपने साथियों को भी जागरूक करें। तो उनके अंदर हम एक क्रिएटिविटी और जो उनकी इनोवेशन, उनके अंदर की जो इंथुजियाज्म है उसको जगाते हैं। तीसरा, हम ये युवा के साथ ये हम इंश्योर करते हैं हमारी युवा पीढ़ी को कि अपने साथ भागीदारी बनाए। जब हम उनको अपने साथ भागीदारी बना के और जिम्मेदार बना देते हैं कि अब आप लोगों को ही, जैसे हमारा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है कि अब नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, नए नए सुझाव लेकर आते हैं, कम्युनिटी में जाकर भी नए नए सुझाव बताते हैं और उसके अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं और इंश्योर करते हैं जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको वो अच्छे से निभाएं। ओके, एक चीज़ और है ना जो अनुपमा जी, वो ये है कि वोट करें या ना करें, वोट करना है ये तो एक तरह से मैंडेटरी होना चाहिए सबके लिए, लेकिन अभी उस तरह से मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबके लिए एक तरह का मैसेज कन्वे हो जाए कि आप आइए और वोट कीजिए। लेकिन ये जो करें और ना करें वाला जो सिचुएशन है, इसको करें में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? ये हमारे को मैसेज ही देना पड़ता है सब लोगों को। तो ये हमारी सिस्टमैटिक वोटर अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जिसको हम स्वीप बोलते हैं। तो इसके माध्यम से हम बहुत अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें सबको बताते हैं कि ये हमारी एक ड्यूटी भी है कि हम जाके वोट करें। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं कि ये हमारा राइट है, तो बट हमारी ड्यूटी है। सो जब ये एक देश का पर्व है और हम इसको जो सा एक गर्व, ये हमारे को इसका गर्व महसूस होना चाहिए। तो गर्व तभी महसूस होगा, हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं बट उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन भी तो हमारा होना चाहिए। तो इसी तरह के मैसेजेस को लेकर डिफरेंट स्वीप एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे कि उनको एक फीलिंग रीआइटरेट हो कि हाँ मुझे जाके वोट ज़रूर करना है। जी, अब थोड़ा सा हम वोटर्स की जो बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब वोट करने के लिए कोई आता है मैम, तो ईशा जी वो आता है
किसी तरह का कोई हम उसको लालच तो नहीं दे सकते हैं, किसी तरह का कोई ब्राइब नहीं कर सकते हैं। यही सबसे खूबसूरत बात है हमारी डेमोक्रेसी की। लेकिन हम कुछ उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ अरेंज करते हैं, लाइक जैसे कि हम जो बूथ आजकल हम जिनकी हम बात कर सकते हैं उनकी थोड़ी डिज़ाइनिंग और उनको काफ़ी अच्छा बनाया जाता है, सो दैट कि नॉट ओनली टू अट्रैक्ट वोटर्स, बल्कि इसलिए कि अगर किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत परेशानी है और वो उस वजह से नहीं आ रहा है तो कम से कम बूथ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको देखकर ही सही वो आए। तो ये जो अवेयरनेस है या ये जो जानकारी है ये कैसे स्प्रेड करते हैं? ये जैसा कि आपने बताया कि हम अब इंश्योर करते हैं कि हमारे बूथ ऐसे हों कि हमारा जो जितने भी मतदाता आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो ये भी हम लोग पोलिंग स्टेशन की लिस्ट के साथ साथ लोगों को ये भी अवेयर करते हैं कि हम वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे हम पोलिंग स्टेशन के ऊपर पानी की सुचारू व्यवस्था रखते हैं ताकि किसी को पानी की दिक्कत ना हो, वेटिंग एरिया बनाते हैं, किसी को धूप में खड़े ना रहना पड़े, बैठ सकें लोग। साथ ही साथ क्रच की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो महिलाएं बच्चों के साथ आई हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ पर वोटिंग देने जा सकें। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी बातें हम अपने जो हमारे मतदाता हैं उनको बताते हैं, वेबसाइट्स पर भी डलती हैं ये सब जानकारी की। हम लोग ये सब सुविधाएँ प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोग आइए और एक अच्छा वोटिंग एक्सपीरियंस देके जाइए, क्योंकि आजकल जो हमारे सिटीजन है वो चाहते हैं वो कहीं पर भी जा रहे हैं तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो उस एक्सपीरियंस को कि उनको लंबी लाइन में ना खड़ा होना पड़े, वेटिंग एरिया में बैठ के वो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सके ताकि जब तक उनका नंबर नहीं आ रहा है तो एक अच्छा माहौल रहे और वो लोग आपस में बात करें, आपस में चर्चा कर सकते हैं, वोटिंग के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और तो हम उनको सभी सुविधाएँ वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहेंगे हम कि पोलिंग बूथ पर ये सभी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि हमारे जो मतदाता हैं वो सुनिश्चित होकर घर से आएँ और अच्छे से वोट देकर जाएं। जी अनुपमा जी, आपका थोड़ा अर्लियर एक्सपीरियंस भी है, वो भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि हम इंश्योर कर पाएँ कि मैक्सिमम नंबर्स जो हमारे वोटिंग लिस्ट में हैं वो आएँ और वोटिंग जो टर्नआउट है वो हमारा और बेटर हो। तो उस हवाले से कोई एग्जांपल, कोई आपकी स्टोरी कोई आप शेयर करना चाहें जो अर्लियर दिस वाज द केस एंड नाउ दिस इज़ द केस? तो मैं इसमें ये वाली चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब हमने ना बहुत जगह, जैसे मैडम बता रही थी कि पोलिंग स्टेशंस में हम बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बहुत जगह पे बनाए जाते हैं। सो 2019 के इलेक्शंस में मुझे याद है कि एक मॉडल पोलिंग स्टेशन हमने एक जगह पे बनाया था। वहाँ पर सोफ़ाज लगे हुए थे और जैसे बैंक में वेटिंग नंबर आ रहा है तो वैसे वेटिंग नंबर आ रहा था कि अब इसकी टर्न है, अब इसकी टर्न है। एंड कॉफ़ी भी वहाँ पर थी, तो मतलब सबको इतना अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि वो पोलिंग स्टेशन में है। तो इसी तरह से अभी एक और चीज़ हमने स्टार्ट करी है इलेक्शन कमीशन ने कि पिंक पोलिंग बूथ हैं। सो इसके अंदर जो सारे स्टाफ हैं वो ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन है एंड बहुत सुंदर से उसको डेकोरेट किया जाता है। सो बेसिकली इट इज़ अ फील गुड फैक्टर, जो भी आता है उसको बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर आकर वह वहाँ पर वोट करते हैं जी। तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। राइट ऑफ कोर्स, और इसी वजह से शायद हमारा जो वोटिंग टर्नआउट है वो भी हम लगातार इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। ईशा जी, इसी से जुड़ा हुआ कनेक्टिंग सवाल ही है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा मसला है और हम अपनी तरफ से बहुत बातें भी करते हैं और बहुत सारी बातों को हम पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, हम एज इन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है। लेकिन फिर भी कुछ जगह से इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर या कुछ चीज़ों को एक तरीके से ओवर पार करने को लेकर, तो उन सब चीज़ों को लेकर क्या इनिशिएटिव्स हैं? सिक्योरिटी के लिए पोलिंग डे वाले दिन बहुत सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं और उसमें हमारे 2-3 लेवल की फोर्स लगती है। साथ ही साथ उससे पहले भी एरिया में भी हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर होते हैं, सेक्टर ऑफिसर रहते हैं, वो रहते हैं। हम हर तरह से इंश्योर करते हैं। उससे पहले हम एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर लेते हैं कि कौन से एरिया वल्नरेबल है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है विजिलेंट रहते हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे अलग तरह के इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि हमारा जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो एक ये अभी से जैसे प्रक्रिया शुरू हो गई, अभी से हम लोगों के ये एनालिसिस शुरू हो गए कि कहाँ पे हमें कितना इंतज़ाम करना है ताकि इलेक्शन की प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई त्रुटि ना रह जाए। जी
अनुपमा जी, जो हम बात कर रहे थे जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हालांकि फीमेल्स का जो टर्नआउट है वो भी काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन बावजूद उसके भी क्योंकि आप पहले भी आपने इलेक्शन प्रक्रिया में एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसलिए भी हम जानना चाहते हैं, नॉट टू डिफेम समथिंग, बल्कि हम ये इसलिए जानना चाहते हैं कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अवेयर हो पाएँ कि एक एक वोट कितना इम्पॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि उस एक एक वोट को टर्न आउट करवा पाए, वो लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर आ पाए। तो इससे जुड़ा हुआ कोई और एक्सपीरियंस अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। मैं तो इसी में बोलूँगी कि इलेक्शन कमीशन क्या, ये तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए है। एक एक वोट जो है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपको हमने बताया कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं या डिफरेंट इनिशिएटिव्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले रहा है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि बहुत बार पहले ऐसे होता था कि लोगों को अपने कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता था। अब जब हम ये वोटर हेल्पलाइन ऐप खोलते हैं या नो योर कैंडिडेट ऐप खोलते हैं, उसमें हमें कैंडिडेट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। सो इसलिए पहले से अभी तक बहुत सुधार हुआ है, बहुत मतलब सुधार इन द सेंस कि मतलब फॉर द बेटर, सो दैट वी नो मोर, वी आर मोर अवेयर। एंड जो हम स्वीप एक्टिविटीज़ भी करते हैं ये भी अवेयरनेस के लिए करते हैं, ताकि जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, उनको अपनी सरकार के बारे में सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में पता चले। एंड वुमेन की भी पार्टिसिपेशन आगे से पहले से बहुत बढ़ गई है। ओके आपसे जो ईशा जी मैं अब जानना चाहती हूँ वो इन ऐप्स के बारे में ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि आजकल ऑल्दो ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, समय तो उतना ही है जितना पहले हुआ करता था, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो लोग सोशल मीडिया या सोशली से रादर वो ऐप्स जो हैं उनके थ्रू अपने आप को ज़्यादा शायद कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से ऐप्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वोटर्स जा सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए है वो वहां से वो पा सकते हैं? जैसे सबसे पहले NSVP का हमारा जो पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है, जिसपे आप जाके इनरोलमेंट अपना चेक कर सकते हैं, फॉर्म्स भर सकते हैं। फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसमें वोटर अपने आप को चेक कर सकता है। फिर अब एक ऐप है नो योर कैंडिडेट ऐप, जिसमें आप अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं, उसका आप जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें एडेड है आपको पता चल जाएगा, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं। सो जैसा कि अभी अनुपमा जी ने बताया कि हम पहले ये सब चीज़ें पहले मौजूद थी, बट क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो अब थ्रू अ टेक्नोलॉजी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कि हर कोई आज हर किसी के पास फ़ोन है, तो फ़ोन पे ही वो अपने एक क्लिक पर ये सभी फ़ोन देख सकता है। आप अपना पोलिंग बूथ, कौन सा पोलिंग बूथ है, ये भी आपको पता चल जाएगा वोटर हेल्पलाइन ऐप से। साथ ही साथ एक सी विजिल ऐप है जहाँ पे अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है कि हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका कोई वायलेशन हो रहा है, तो कोई भी कंप्लेंट आप उसके ऊपर इलेक्शन से रिलेटेड उस पर डाल सकते हैं, तो उसका जो है इमीडिएटली निस्तार किया जाता है। सो ये सभी, और एक सुविधा ऐप है, सुविधा ऐप कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें अगर वो चाहें तो अपना नॉमिनेशन भी भर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐप्स का और बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल किया जा रहा है, ताकि आपके फ़ोन पे, जैसे हम कहते हैं कि एक फ़ोन के ऊपर ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी को फ़ोन करने की या कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना पोलिंग बूथ जानने के लिए, वोटर लिस्ट में अपना सीरियल नंबर जानने के लिए आपको उन्हीं से सब पता चल जाएगा, अपने कैंडिडेट के बारे में पता चल जाएगा। ओके इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंशन में चाहती हूँ आपसे अनुपमा जी, जैसे सुविधा ऐप का जिक्र किया मैम ने, सी विजिल है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें जैसे पॉइंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन है या आपको किसी तरह की कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप वहीं पर जाएंगे, वो थोड़ा सा और डिस्क्राइब अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कर पाएँ कि हाउ दे कैन एक्सेस देयर। सी विजिल का मैडम ने जैसे बताया, तो उसके अंदर किसी को भी अगर कोई कंप्लेंट करनी है कि कहीं पर किसी तरह का उल्लंघन हो रहा है, तो वो उस पर कंप्लेंट डाल देते हैं। तो जो हमारी टीम्स हैं फिर वो वहाँ जाकर जो भी उनको जो कंप्लेंट है उसको वहाँ पे सॉल्व करते हैं, और विद इन 100 मिनट्स उनको वो सॉल्व करनी होती है वो कंप्लेंट। तो इसी तरह से परमिशंस हैं, अगर किसी को कोई परमिशन लेनी होती है तो वो भी एनकोर के ऊपर उसको ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, एंड ऑनलाइन ही उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने सबमिट किए हैं। तो हर तरह की डिफरेंट ऐप्स हैं, एंड जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये भी पता चल जाता है कि लास्ट इलेक्शंस में कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई थी, किस असेंबली में कितनी हुई थी, किस असेंबली के किस पोलिंग स्टेशन में कितनी हुई थी। तो मतलब इतना एक्सटेंसिव जो स्टैट्स है वो सारा
इन सब ऐप्स के थ्रू हमें पता चल जाता है। एंड एक और जो बताना चाहूँगी वो PWD ऐप है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो एनीबडी हो जो कोई दिव्यांग है वह इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड तो खैर कोई भी कर सकता है। तो वो उसको डाउनलोड करके हमें बता सकता है कि मैं PWD हूँ और मुझे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए उस दिन, इलेक्शंस वाले दिन। और या अगर उसको अपना कार्ड बनाना है तो वो भी उसमें रजिस्टर कर देता है, तो फिर BLOs के घर जाके उनका कार्ड बना देता है। तो इसलिए किसी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम मानते ही हैं आजकल की पूरी दुनिया ही हमारे मोबाइल में है, तो इलेक्शंस का भी जो जो सुविधाएं चाहिए वो सब हमारे मोबाइल में है, और उसका हम बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और जो मैं जानना चाहती हूँ वो आयशा जी आपसे, कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप मोबाइल में दुनिया है, मोबाइल में आप सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है कि किस तरह की कंप्लेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं। एनी एग्जांपल इफ़ यू कैन गिव टू आवर व्यूवर्स कि आप इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई, वो आप इन ऐप्स पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और उसका फिर रिड्रेसल भी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शायद ये बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें बताना चाहिए, या इस तरह की किसी कंप्लेंट का कोई रिड्रेसल है या नहीं है, तो किस तरह की कंप्लेंट्स कर सकते हैं? देखिए, एक जो अभी तो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव की अगर हम बात करें तो सी विजिल ऐप है। सी विजिल ऐप में आपको MCC का वायलेशन है, जैसे अगर आपको कहीं पे लगता है कि मेट्रो के पिलर के ऊपर या हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी पे डिफेसमेंट है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। या कहीं हमें लगता है कि कोई कैंडिडेट जो है MCC का वायलेशन कर रहा है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सी विजिल जो है एक इलेक्शन स्पेसिफिक है, जो अभी ये चुनाव के दौरान होगी। अदरवाइज हम कंप्लेंट्स के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके अंदर आप अपने ग्रीवेंस रख सकते हैं। मान लीजिए आपने अप्लाई किया इलेक्शन कार्ड के लिए और आपका इलेक्शन कार्ड नहीं आ रहा है, 1 महीने में नहीं आ रहा है, 2 महीने में नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि आपका नाम गलत कट गया है, तो उस तरह की कंप्लेंट पूरे साल भर आप उस पोर्टल पे कर सकते हैं। और स्पेसिफिक इलेक्शन के दौरान सी विजिल ऐप पे हमें MCC के लिए कंप्लेंट्स करनी है, उसमें हम अपने वोटर ID से रिलेटेड कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो उसका निस्तार उस पर नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए है कि किसी कैंडिडेट ने कोई उल्लंघन कर दिया है या कहीं पे पर्चे लगे हुए हैं, तो उस तरह की कंप्लेंट सी विजिल। बट अगर आपको वैसे कोई प्रक्रिया के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपको अपने कभी किसी BLO से कोई शिकायत है कि हम BLO को हमने बुलाया है, BLO नहीं आया है, तो उसके लिए एक हमारा जो नेशनल पोर्टल है जो पूरे साल चलता है, उस पर कंप्लेंट्स की जाती है। उसके थ्रू वो कंसर्न्ड DEO EROs के पास चली जाती है, जिसका वो निस्तार पूरे साल भर करते रहते हैं। ओके, अनुपमा जी, इसी का थोड़ा सा और आगे एक्सटेंशन की, जैसे मान लीजिए किसी तरह का ब्राइब है और आपने देखा, क्योंकि वो एक तरीके से वायलेशन है, तो मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है, इस तरह का कोई अपलोड करना है कुछ, वो सब भी होता है, या रिटर्न कंप्लेंट है जो आप यहाँ पर सी विजिल पर आप कर सकते हैं? नहीं, सी विजिल में तो वो उसकी फ़ोटोग्राफ लेके या वीडियो लेके उसको अपलोड कर देता है, और जो ऑफिसर्स इसके ऊपर जिनकी ड्यूटी लगी होती है तो वो उसको देख पाते हैं, एंड फिर उसके ऊपर वो नेसेसरी एक्शन ले लेते हैं वहाँ जाकर। एंड अदर देन दैट, जैसे मैडम ने बताया कि हमारी NGSP का पोर्टल है, नेशनल ग्रीवेंसेस पोर्टल, तो उसके अंदर जो हमारे जिसका कार्ड नहीं बना या किसी को किसी और तरह से दिक्कत है, तो उसको वहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो ईशा मैम, अभी तक तो हम पहुँचे हैं कि जब हम लोगों को अवेयर करें, लोग पोलिंग बूथ तक आएँ, और अलावा उसके अगर उनकी किसी तरह की कोई शिकायत है तो वो भी रजिस्टर करवा सकते हैं। नाउ एक और चीज़ जो आती है वो ये है कि आप पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन जब आप पहुंचे तो आपको पता चला कि इधर तो आपका वोट पहले ही कास्ट हो चुका है या फिर आपका वहां पर नाम नहीं है, तो इसका रिड्रेसल क्या है, कैसे होता है? जैसा हम दूसरी बात पहले लेते हैं, जैसे अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें गए और वोटिंग में लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, इसके लिए हमें आज ही जागरूक होना है, बिकॉज हम सबको अपने चुनाव की डेट पता है, हम सबको पता है कि हम सब एलिजिबल हैं। तो आज ही हम जाकर, जैसा कि हमने बताया, बहुत सारी ऐप्स हैं, हमारे NSPP पोर्टल है या वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उस पर चेक कर लें कि क्या हमारा नाम ठीक जगह पे दर्ज है हमारे नाम में, या अगर हमारा एड्रेस चेंज हो गया तो क्या हमने एड्रेस चेंज करवा लिया। नहीं तो आज भी हमारे पास समय है, हमें अपना नाम अगर दोबारा से ऐड करवाना है, अगर कट गया है किसी भी कारणवश, या हमें अपना एड्रेस चेंज कराना, तो आज ही करवा लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ उस दिन वोट करने जाएंगे और उससे पहले आज चेक नहीं करेंगे कि हमारा नाम है या नहीं, तो ये हमें समझूंगी कि हमारी तरफ से भी थोड़ी सी एक केयरलेसनेस रहेगी कि हमने अपना नाम पहले से लिस्ट में चेक नहीं किया। दूसरा, जब बोलते हैं कई बार हम जाते हैं अगर और पता चलता है कि
वोट कास्ट हो गया। ये बहुत ही एक तो रेयर केस है, बिकॉज अब इतने पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बट इसको हम टेंडर वोट कहते हैं। तो उस केस में हम टेंडर वोट की प्रक्रिया करते हैं, उसका एक अलग से बैलेट पे फॉर्म भरवाया जाता है, उसका टेंडर वोट लिया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। तो इसे टेंडर वोट कहा जाता है कि आप गए और आपको पता चला कि आपका वोट हो गया है। बट मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगी कि अब ये प्रक्रिया बहुत कम क्या ना के बराबर होगी, क्योंकि बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं, CCTV कैमरास लगाए जाते हैं और हमारे ऑब्जर्वर्स लगते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगते हैं। और जो हमारी चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो अभी हमने रोल का प्यूरिफिकेशन किया है, रोल का प्यूरिफिकेशन करने का उद्देश्य ही यही था कि हमारे जो एक्चुअल एलिजिबल वोटर्स हैं वही हमारी वोटिंग लिस्ट के अंदर रहें। तो वो सब इंतजाम हम पहले से भी कर रहे हैं और पोलिंग डे वाले दिन पर भी पूरा चेकिंग रहता है हमारे जो पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं। बट स्टिल क्योंकि आपने बताया तो उसको हम टेंडर वोट कहते हैं, उसकी फिर प्रक्रिया होती है, उससे एक पोस्टल बैलेट पे वोट लेकर उसका वोट को सील कर दिया जाता है। ओके अनुपमा जी, क्योंकि जब हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और बाकी सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ जैसे मैम ने अभी जिक्र किया ईशा जी ने कि CCTV कैमरास भी हैं और एक तरह से नेग्लिजिबल हैं इस तरह के केसेस अब नहीं आते हैं, विच इज़ वेरी गुड एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये। लेकिन बावजूद इसके भी क्योंकि CCTVs हैं, उनकी फंक्शनिंग को लेकर और बाकी सब चीज़ों को लेकर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी तरह की कोई कोताही है। वो अपना काम बहुत ही एक तरह से हम कहें कि बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और हर तरह से एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन से लेकर सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा जो व्यूअर है, जो कि मतदाता है, जो कि वोटर है, उस तक हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो। तो किस किस तरह की शिकायतें, अगर मान लीजिए कि CCTV में कुछ रिकॉर्ड हुआ, आपको लगा कि यस ये एक तरीके से अनलॉफुल है या ये ठीक नहीं है, तो उसका निवारण फिर क्या है, उसको कैसे आप एड्रेस करते हैं? अभी तक तो जो मुझे मालूम है तो हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है कि कुछ ऐसे अनलॉफुल हुआ। एंड प्लस जो टेंडर्ड वोट की भी सिचुएशन जैसे मैडम अभी बता रही थी बहुत कम हो गई है, क्योंकि फोटो एपिक जो हमारा है वो एपिक कार्ड विद द फोटोग्राफ है। एंड फोटोग्राफ को भी फ्रॉम टाइम टू टाइम जिसमें भी होता है कि अनक्लियर फोटोग्राफ है या कहीं पे लगता है कि फोटोग्राफ सिमिलर एंट्रीज हैं तो उसको भी प्योरिफिकेशन कॉन्टिन्यूसली किया जाता है। एंड अब तो लोग बहुत ही जागरूक हो गए हैं, वे चाहते हैं कि हमारी लेटेस्ट फोटोग्राफ लगे और अच्छी फोटोग्राफ लगे, सो इसलिए आइडेंटिफिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड प्रॉपर वोट ही कास्ट होता है, मैं जितना मैंने दिल्ली में देखना है। जी, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और जो मैं ईशा जी अब आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं, तो वो एक तरह का कई बार टसल देखने को मिलता है और वो एक तरीके से अपने आप को इम्पोज करने की कई बार कोशिश करते हैं। जो वोटर वहाँ पर है उसको भी थोड़ा सा वो डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं कई बार। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें मीनाक्षी जी हम आपको बताएंगे कि कोई भी पोलिंग बूथ के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी वर्कर नहीं आता है, आने के लिए अलाउड नहीं है। तो ये सब हमने नियम बनाए हैं, इलेक्शन कमीशन के बहुत कड़े नियम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर अंदर नहीं आएगा। उनके जो टेम्प्रेरी कैंप है उसके वो कितने पोलिंग स्टेशन के कितने दायरे के बाहर लगा सकता है उसका भी नियम है। तो उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ताकि किसी भी तरह से कोई भी हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वोटर को किसी तरह से भी लुभा ना सके, रुझा ना सके और उसका अनफेयर यूज़ करके वोट कास्ट ना करवाए। तो बहुत सुचारू नियम बना रखे हैं कि कितनी दूर तक टेबल लगेगा, कितने टेबल लगेंगे, पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, सिर्फ पोलिंग, और अगर कैंडिडेट भी जाएगा तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इलेक्शन एजेंट जाएगा तो उसकी क्या प्रक्रिया है, पार्टी वर्कर नहीं जा सकता है। तो ये बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं जिसके तहत ये इंश्योर किया जाता है कि पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ मतदाता और जो हमारी इलेक्शन मशीनरी है, हमारे जो ऑफिसर हैं जो इलेक्शन करवा रहे हैं, उसके जो वहाँ पर बैठे हैं लोग वही जाते हैं। उसके अलावा सबके लिए बहुत कड़े नियम हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं। और जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है उसकी ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी कराई जाती है कि उसको भी ये इंश्योर करता है कि हमारा जो जहाँ पे बूथ के बाद भी अंदर जाके जिस कमरे में वोटिंग होनी है वो भी इंश्योर करता है कि वहाँ पर सिर्फ मतदाता ही आकर वोट करता है। जी, एक चीज़ और जो मैं ईशा जी आप से जानना चाहती हूँ वो ये कि हमारी तो पूरी कोशिश है, हमारी एज एन हमारे इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश है कि लोग आएँ और जो 18+ हैं वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन एक जो चीज़ है उसमें वो नोटा भी है और कई बारी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आई हैं कि लोगों ने नोटा को काफ़ी प्रेस किया है। तो ये उनका एक अधिकार है,
एक तरह से उनको दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके वो एक तरीके से जो मीनिंग है उसको कहीं ना कहीं शायद कम करता है, उसके महत्व को कम करता है। तो वहाँ पर किस तरह की इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस है थ्रू इलेक्शन कमीशन कि आप ही के लिए है नोटा भी, लेकिन नोटा उतना ना हो जाए कि जो कैंडिडेट है या फिर जो एक इलेक्टोरल पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसको किसी तरह से वो हैम्पर करे? देखिए, जैसे नोटा की व्यवस्था भी इसलिए करेगी कि जो हमारा मतदाता है वो अपना अधिकार जो है उसको एक्सरसाइज करने आए। तो अगर वो नहीं चाहता कि वो किसी भी कैंडिडेट को वोट करे तो वो नोटा को वोट कर देता है, बट वो भी उसको भी अधिकार है कि वो अपना वोट दे, तो वो अपना उसने वोट एक्सरसाइज किया है। हाँ। तो यही नोटा लाने का यही मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि वो अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज कर पाए। और आज की डेट में नोटा की परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसकी जो नोटा की गिनती है वो कैंडिडेट से ज़्यादा हो जाए, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम कैंडिडेट नोटा यूज़ ना करें। नोटा लाना भी वोटर टर्नआउट को बढ़ाने का एक मकसद है कि आप जा रहे हैं, आप वोट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहता तो आप अपना अधिकार एक्सरसाइज करके नोटा को वोट कीजिए। जी जी, तो इसीलिए कुछ परसेंटेज तो जाता है नोटा को, लेकिन क्योंकि वो भी वोटर की चॉइस है और वो वोटर की चॉइस जो है वो ही एक तरीके से सुप्रीम भी है। सीनियर सिटीजन्स को लेकर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ मैं अनुपमा जी आपसे, क्योंकि वो एक तरीके से एक तो उन्होंने इलेक्शंस बहुत देख लिए हैं, वो उस प्रोसीजर को एक तरीके से उस फेस्टिविटी को भी समझते हैं और उसमें एक तरह से पार्टिसिपेट भी करते हैं उतने अच्छे तरीके से। उनको लेकर क्या विशेष इनिशिएटिव्स हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 85 ईयर्स से जिनकी एज ऊपर है उनका हम घर जाके उनका वोटिंग कराते हैं, एंड यदि वो आना चाहते हैं पोलिंग स्टेशन पे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि आना चाहते हैं, बट कभी कभी बीमार होते हैं, नहीं आना चाहें, तो इसीलिए हम फॉर्म 12D देकर उनको और उनसे उनका कंसेंट लिया जाता है कि क्या वो घर पे वोटिंग करना चाहेंगे, एंड अगर वो उसका अपना कंसेंट दे देते हैं तो फिर बाद में उनके पास पोस्टल बैलेट के थ्रू उनका पूरी टीम जाती है, उनकी वोटिंग कराती है, एंड फिर वो उनका वोट कास्ट करके इन सीक्रेसी उसको रखा जाता है। ओके, 85 तो ईशा जी मतलब वो जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होगा 85 प्लस वालों का जो होगा। सीनियर सिटीज़न क्योंकि हम एक अलग एज ग्रुप मान सकते हैं, तो उनके लिए भी किसी तरह के कुछ विशेष इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसीजर शायद हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा फिजिबल ना हो, या फिजिबल उसको बना दिया गया है, उस हवाले से भी मैं थोड़ा जानकारी चाहती हूँ। जैसे हमारे जो पोलिंग बूथ है मीनाक्षी जी, पोलिंग बूथ में हमारी मिनिमम फैसिलिटीज़ रहती है, रैंप वगैरह की फैसिलिटी रहती है, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीज़न है, स्पेशली एबल्ड है, प्रेग्नेंट वुमेन है या हमारे दिव्यांग लोग हैं, वो चल पाएँ चढ़ पाएँ, तो रैंप्स की अरेंजमेंट की जाती है। साथ ही साथ व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया जाता है। और ये भी हम बताना चाहेंगे, हम लोग ई रिक्शा की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको पिक एंड ड्रॉप की, ताकि उनको हम घर से लेकर आएँ पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे वो अपना वोटिंग करें और उनको फिर से उनके घर पर छोड़ दें। तो ये सुविधा से जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको हम घर से पोलिंग बूथ तक लेकर आते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और पोलिंग बूथ पे भी हमारी रैंप और बाकी सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, ताकि उन्हें वोटिंग करने जाने तक भी कोई दिक्कत ना हो। व्हील चेयर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, ताकि हमारे सीनियर सिटीजन जो आएंगे वो अच्छे से वोट करके जाएं और उनको हम उनके घर भी दोबारा छोड़कर आते हैं हमारी ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ के थ्रू। ओके, एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो नंबर ऑफ़ पोलिंग बूथ्स कैसे आप डिज़ाइनिंग करते हैं, कैसे आप डिसाइड करते हैं? एरिया वाइज करते हैं, पॉपुलेशन वाइज करते हैं, उसकी जो लोकेशन है उसको कैसे आप इंश्योर करते हैं कि दिस विल बी द परफेक्ट वन, यहाँ पर हमको पोलिंग बूथ बनाना चाहिए? हम जो पोलिंग लोकेशन है, हम किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े, इस तरह से उसकी पोलिंग लोकेशन को बनाया जाता है। और एक पोलिंग बूथ के अंदर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि 1500 से ज़्यादा वोटर ना हो, ताकि किसी को आके बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हम पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग लोकेशंस बनाते हैं। पहले पोलिंग लोकेशन डिसाइड करी जाती है कि विदिन 2 किलोमीटर्स की पॉपुलेशन का मतलब किसी भी वोटर को अपने 2 किलोमीटर से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन में ना जाना पड़े। और फिर पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हम 1500 वोटर्स का हमारा क्राइटेरिया है कि 1500 वोटर्स से ज़्यादा एक पोलिंग स्टेशन में हम ना रखें।
ओके अनुपमा जी, लोकेशन कई बारी किसी तरह का कोई माइनस भी हो सकती है क्या? ऑल्दो जैसा ईशा जी ने कहा कि परफेक्ट करने की कोशिश है, रेडियस उसका उतना ही रखा जाए, वो सब चीज़ें की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन कई बार शायद लोकेशन किसी के लिए या तो एक्सेसिबल नहीं है या फिर किसी तरह का और कोई रीज़न है कि वो वहाँ तक जाना नहीं चाहता है, तो अगर वैसा है तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो भी नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन होता है विदिन 2 किलोमीटर्स, उस दायरे का ध्यान रखा जाता है। एंड हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल पास हो ताकि सब लोग आसानी से जा सकें। और जब हम पोलिंग स्टेशन डिसाइड करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कोई भी नेचुरल बैरियर नहीं हो, बीच में कोई रिवर नहीं हो, जिससे कि मतदाता को जाने में दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। एंड जो अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स होती हैं उन सबको हम चूज़ करते हैं जहाँ सफिशिएंट स्पेस हो एंड हम अपने ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस वहाँ पर बना सकें। जी ईशा जी, क्योंकि हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली एक तरीके से ना सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और जैसा शुरुआत में हमने कहा कि अलग अलग एरियाज़ के लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग से लेकर उनके जो एक्सेस किस तरीके से लोग करें उसको लेकर एक तरह से हम जिसको कहें कि मॉडल स्वरूप उसको हम मान सकते हैं। और यहाँ का जो अरेंजमेंट है उसको जो बाकी स्टेट्स हैं या जो अदर एरियाज़ हैं वो भी उसको शायद एज इट इज़ उसको ऑन करना चाहें या उसी के ऊपर चलना चाहें, तो इसको लेकर किसी तरह की कोई विशेष आपकी तरफ से रहती है कोशिश? जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है पोलिंग लोकेशन और पोलिंग बूथ डिसाइड करने की। हम चाहते हैं कि मतदाता के घर के पास ही हो। तो हम इसका रैशनलाइजेशन भी करते हैं पोलिंग स्टेशन का। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो गई तो उस लोकेशन को चेंज किया जाता है। और जैसा अनुपमा जी ने बताया, ये चेक किया जाता है कि पोलिंग लोकेशन किसी ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ एक्सेसिबल ना हो, कोई नेचुरल बैरियर या कोई आर्टिफिशियल बैरियर तो नहीं आ गया है वहाँ पे। तो पोलिंग स्टेशन को इस तरह से रैशनलाइज किया जाता है ताकि सब लोग पहुँच पाएँ। और पोलिंग स्टेशन को हम चाहते हैं एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए, वहाँ पे अच्छा सा वेटिंग शेड बनाए। जैसा अभी अनुपमा जी ने बताया कि लास्ट ईयर के इलेक्शंस में कॉफ़ी पिलाई गई कई पोलिंग स्टेशन पे, हम ताकि हमारे जो युवा और जो स्पेशली जो अर्बन वोटर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि लाइन में, लंबी लाइन में ना खड़ा होना पड़े, तो ईजिली वो लोग आएँ और वोट कर चले जाएँ। इसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम किए जाते हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि हमारे जितने, और आप देखेंगे दिल्ली के अंदर हमारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं मोस्टली स्कूल्स में रहते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं और पक्के स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, जिससे कि ये सब जो गर्मी या बारिश या हमें सर्दी का इतना दिक्कत नहीं आता, क्योंकि पक्के स्ट्रक्चर में हमने दिल्ली में ऑलमोस्ट सारे पोलिंग स्टेशन हमारे हैं। जी, लेकिन बावजूद उसके भी एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो हमारा वोटिंग टर्नआउट है या परसेंटेज है, वो इलेक्शन कमीशन की जो एक चाहत है कि वो कितनी है एक तो, और उस वहाँ तक पहुँचना कितना फिजिबल आपको लगता है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल लगता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन या आप जैसे जो लोग हैं वो तो अपना 100% डिवोट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी हमारा जो टर्नआउट है वो अगर 60 to 70 भी रहता है तो हम उसको ये कहते हैं कि काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। इज़ इट सो? और या हम उसको बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हमारी जो उद्देश्य है वो तो है कि कोई वोटर ना छूटे, कि सब वोट आएँ, वोट करें। हाँ। तो उद्देश्य तो हमेशा 100% का ही होता है, पर कभी किसी कारणवश कोई नहीं दे पा रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो एपैथी है, कई लोग जैसे आप देखेंगे स्पेशली अर्बन एरिया में यूथ जाके वोट नहीं करने जाते हैं और चुनाव के दिन को छुट्टी का पर्व मानकर वो घर पर रहते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। तो ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमें ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना है कि हम एक वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। एक एक वोट से ही हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो मजबूत होती है। तो हर युवा को, हर सिटीज़न को अपना वोट एक्सरसाइज करना है, हर महिला को वोट एक्सरसाइज करना है, सबको वोट एक्सरसाइज करना है। हमें समझना है कि हमारा ही वोट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसी को हमें जाके एक्सरसाइज करना है। ये नहीं सोचना है कि एक वोट से कुछ नहीं होता। और हमें पूरी प्रक्रिया ये रहती है कि हम सबको घर से लाकर वोट कराएं, इसलिए अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, 85+ ना छूट जाएं और दिव्यांग ना छूट जाएं उनके लिए होम वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस वोटर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे ड्यूटी का स्टाफ होता है उनको वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो हर तरह के वोटर को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि कोई भी वोटर हमारा छूटे ना और आके वो बहुत अच्छे तरह से वोट दे पाए।
ओके और अनुपमा जी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा पोस्टल बैलेट का भी अभी भी है कुछ एरियाज़ में, तो वो कौन कौन लोग हैं जो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर मान लीजिए कोई और कैटेगरी भी है या कुछ और लोग भी हैं, क्या इन केस अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो क्या वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? पोस्टल बैलेट बेसिकली हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए है कि जो रहते कहीं और, मतलब जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहीं और के हैं बट ड्यूटी के लिए कहीं और हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट सिस्टम होता है ETPBS, उसके थ्रू उनका वोट उनको भेजा जाता है एंड फिर वो पोस्टल बैलेट से उसको वापस भेजते हैं। अदर देन दिस मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन्स का हम पोस्टल बैलेट से वोट जो सा है उनके घर में जाके उनसे डलवाया जाता है। उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका प्रोसीजर 85 ईयर्स से जो ऊपर है ना, तो उनके घर जाके उनका वोट डलवाया जाता है, प्रोवाइडेड पहले वो अपना कंसेंट दे दे और अपना फॉर्म 12D भर कर दे दे। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में हमारे स्टाफ होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, तो उनका हम इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो है वो उनको देते हैं। बेस्ड ऑन दैट वो फिर अपना फॉर्म भरते हैं एंड उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ उनका अपना वोटर ID कार्ड है वहाँ पर उनको ये उनका वो इंफॉर्मेशन वहाँ भेजी जाती है। वो लोग उसमें मार्क कर देते हैं कि ये जौन सा है अपना पोस्टल बैलेट कास्ट करेंगे एंड फिर उनको हम अलाउ करते हैं जहाँ पर उनकी ड्यूटी है बिफोर द इलेक्शंस बट आफ्टर द पोस्टल आफ्टर आवर कैंडिडेट्स आर फाइनलाइज्ड, तो तब वो वहाँ पर अपना 3 डेज़ हम ऐसे डिसाइड करते हैं जिसमें वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ओके तो फिर उसको कास्ट करके एंड जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का आता है उस RO को हम भेज देते हैं ताकि काउंटिंग के समय उनके भी हम वोट काउंट कर सकें, बिकॉज बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इलेक्शंस की प्रोसेस में। राइट, इलेक्शन कमीशन हर कोशिश कर रहा है ईशा जी, यहाँ तक कि छुट्टी भी दी जाती है कि आप ज़रूर जाएं और अपना वोट कास्ट करें, और कुछ लोग उसको छुट्टी जैसा ही मान लेते हैं और घर से नहीं निकलते हैं और अपना वोट नहीं कास्ट करते हैं। तो कंक्लूजन में उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि इतना सब किया जा रहा है और इतनी खूबसूरत हमारी डेमोक्रेसी है, तो कम से कम आप निकलें और वोट करें। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा जो चुनाव का पर्व और हमारे देश का जो गर्व है, ये इस पर्व को हमें मनाना है और जो हमें वो छुट्टी दी जा रही है उसमें वोट करना है। वोट करने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद आप पूरी छुट्टी मनाइए या सुबह एक बार वोट ज़रूर करके आइए, और खुद ही नहीं अपने पूरे परिवारजनों को वोट करने के लिए लेकर जाइए, क्योंकि ये जो हमारा अधिकार है, आप सोचिए 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव आता है, 5 साल में एक बार ये मौका मिलेगा कि आप अपना ये अधिकार एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। नहीं तो बाद में आपको ये लगेगा कि काश मैं भी अपना वोट एक्सरसाइज कर लेता। तो हमें अपना वोट जो है ज़रूर देना है। उस छुट्टी वाले दिन को हमें एक त्यौहार समझना है, वो छुट्टी नहीं, वो एक त्यौहार है, और उस त्यौहार को मनाने के लिए आपको पोलिंग बूथ तक जाना पड़ेगा, बाकी लोगों के साथ भागीदारी देनी पड़ेगी और अपना वोट कास्ट करना पड़ेगा। तो सबसे यही अनुरोध है और उम्मीद है और हमें आशा है कि हमारे सभी वोटर्स जितने भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो ज़रूर अपने अपने जो उनका डेट है, जैसे दिल्ली का डेट है 25 मई, वो जाकर वोट कास्ट कर आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए तमाम तैयारियां वोटर्स के लिए की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और डेमोक्रेसी को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आपका एक जो वोट है वो काफ़ी कीमती है। सेंस ऑफ ऑनरशिप अपने आप में आप भरिए और ज़रूर अपने घर से निकलिए, और जिस दिन भी आपके इलाके में वोटिंग की जो तारीख है वो निश्चित हुई है उस दिन आप ज़रूर जाएँ और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया ईशा जी, आप आए स्टूडियो में और इतनी इंपॉर्टेंट आपने जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को। और अनुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी स्टूडियो में आने के लिए वक्त निकालकर। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।